नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपना अगला मॉडल टेस्ट पेपर संख्या सॉल्व करते हैं, जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है 7। तो चलो देखते हैं कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है हमारा। पहला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या प्रावधान हैं? अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 358 केवल एक आंतरिक आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल एक बाह्य आपात स्थिति में ही लागू होता है। तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मित्रों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, जबकि 359 में उन सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है जो दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 358 के अंतर्गत क्या होता है, आर्टिकल 358 के अंतर्गत आपातकाल घोषित होने से क्या होता है, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और जबकि 359 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है। क्या होता है, स्वतः निलंबन नहीं होता है। समझे, जैसा कहने का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत एक क्लॉज होता है, जिसके अंतर्गत आपके सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है 358 में क्लॉज होगा, तब उसके अंतर्गत आपका 19 खत्म किया जाएगा। ठीक है, और वो खत्म किससे किया जाएगा, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, और कहता क्या है, ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 359 से किसी भी मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन नहीं होता है, वो निलंबन 358 की अनुशंसा पर किया जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अगली बात पे आते हैं, अनुच्छेद 358 केवल आंतरिक आपातकाल की स्थिति में होता है, जबकि अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में होता है। तो अगर हम बात करें, अर्थात 358 केवल बाह्य आपातकाल आक्रमण के आधार पर, क्या बाह्य युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि 359 बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्थिति में किया जाता है। यानी दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात से तात्पर्य उच्च दबाव क्षेत्र की ओर तीव्र वायु परिसंचरण का होना है। प्रति चक्रवात की स्थिति में वायु दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब केंद्रों की स्थिति में वायु दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब केंद्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न और विकसित होते हैं। आसानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था, आसानी चक्रवात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों इस चक्रवात से तात्पर्य उच्च दबाव के क्षेत्र की ओर तीव्र वायु परिसंचरण का होना, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रति चक्रवात की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब केंद्र की ओर वायु का दक्षिणी घूमना, ये भी बात सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित नहीं होते हैं। और आसानी चक्रवात हमारा बंगाल की खाड़ी में ही विकसित हुआ था। तो ये 3 पॉइंट सही हैं, यानी 1, 2, 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, जरा इसे देखते हैं।
इसके तहत मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रोक दिया था। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। तो अगर हम बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मद्रास में नहीं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना करने की बात की गई थी, तो ये गलत है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रोका, ये बात बिल्कुल सही है। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं 4 क्या कह रहा है। संसद अंतर राज्यीय जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद क्या है आगे की बात। अंतर्राज्यीय परिषद सलाहकारी प्रकृति की होती है। सभी 6 अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। तो यदि हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत पहला स्टेटमेंट कि संसद इसे रोकती है, तो संसद यह प्रावधान कर सकती है जिसके अंतर्गत किसी विवाद या शिकायत के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, संसद विवादों में सर्वोच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित कर सकती है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद और सलाहकारी प्रकृति है, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या कहा जाता है, ये एक सलाहकारी परिषद के रूप में कार्य करती है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी 6 अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन क्या है 1956 में किया गया था। तो 3 का क्या है, तो मित्रों जो उत्तर पूर्वी है उसका 1971 में किया गया था, यानी सभी का नहीं किया गया था, यानी तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। केवल कौन सा सही है, 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा इसे देखते हैं। सुक्राजिमा ज्वालामुखी जो हाल ही में प्रस्फुटित हुआ था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और ताइवान। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये ज्वालामुखी जापान में प्रस्फुटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान गठित अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताइए। क्या है, सी राजगोपालाचारी क्या बनाए गए थे, इसके बारे में बताया जा रहा है। कहा गया है सी राजगोपालाचारी डाक और वायु हैं, राजेंद्र प्रसाद उद्योग और आपूर्ति हैं, लियाकत अली खाद्य एवं कृषि हैं, आसिफ अली रेलवे और परिवहन हैं। तो यदि हम बात करें पहला सी राजगोपालाचारी डाक और वायु, तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, डाक और वायु से संबंधित थे, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और लियाकत अली खान आपके उद्योग मंत्री थे, यानी ये दोनों सही सुमेलित नहीं हैं, जबकि ये सही सुमेलित हैं। डाक, वायु एवं शिक्षा भी इन्हीं के पास था। ठीक है, और इसके अलावा आसिफ अली रेलवे परिवहन, ये भी सही है। यानी कितने सही सुमेलित हैं मित्रों, हमारे पास कितने सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा एक ही सही सुमेलित है, वो कौन सा है आपका सी राजगोपालाचारी भी डाक और वायु नहीं, शिक्षा और कला के थे। किसके थे, शिक्षा और कला के, वायु और डाक के नहीं थे। केवल कौन सा है, एक ही सही सुमेलित है, और वो है आपका अरुणा आसिफ अली। कौन से हैं, अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य एक विशेष प्रकार के तूफान प्रणाली से प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप आसमान हरा हो गया है। ऐसी तूफानी प्रणाली को क्या कहा गया, नेवा, एस्प्रेस और डेरेचो या बर्डी। तो इसे कहा गया है डेरेचो। क्या कहा गया है मित्रों, डेरेचो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, देखते हैं 8 क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य
कर दिया गया था। संविधान संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 25वें संविधान संशोधन से संबंधित बात की गई है, तो मित्रों संसद को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये जो अधिकार संविधान संशोधन का है वो संसद का सुप्रीम है, और राष्ट्रपति को बाध्यकारी 25वें संविधान संशोधन से नहीं 24वें संविधान संशोधन से किया गया था। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। संविधान विधेयक की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन की भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा शुरू की गई थी? तो खुली प्रतिस्पर्धा शुरू की गई थी 1853 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैस के गुंथित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के कोर का निर्माण हुआ है। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही खगोलीय ग्रहाणुओं कहलाती हैं। ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रमण के संबंध में सही है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों ही यील्ड में गिरावट आती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों यील्ड बढ़ती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड गिर जाती है जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड गिरती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड गिर जाती है जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बारे में देखते हैं। मामला और आधारभूत संरचना के पहलू की संख्या, केशवानंद भारती, संप्रभुता, मिनर्वा मिल्स, न्यायिक समीक्षा, इंदिरा साहनी, विधि का शासन, एस.आर. बोम्मई मामला, पंथ निरपेक्षता। तो निम्नलिखित में से कितने युग्म सही हैं इसके बारे में बताना है। तो मित्रों यदि हम बात करें केशवानंद भारती जो केस था वो हमारा संप्रभुता से संबंधित था, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मूलभूत सिद्धांत की विवेचना की गई थी, बिल्कुल सही है। मिनर्वा मिल्स न्यायिक समीक्षा की समीक्षा की गई थी। इंदिरा साहनी विधि के शासन के संबंधित था। एस.आर. बोम्मई पंथ निरपेक्ष था, यानी ये चारों हमारे क्या हैं? सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं अर्थशास्त्र में सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। अर्थशास्त्र में सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात की गई है, जरा उसको देखें। सॉफ्ट लैंडिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा विनिमय समझौता, बजट बनाने की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश, मौद्रिक नीति निर्धारण। तो ये मित्रों है मौद्रिक नीति निर्धारण से। किससे है? मौद्रिक नीति निर्धारण से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक विस्फोटक के बारे में, सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, बेसाल्ट या ज्वालामुखी कुंड, तो ये है कॉल्डेरा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिटिश संविधान के कठोर संविधान का एक उदाहरण है। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? ब्रिटिश संविधान कठोर संविधान का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये कठोर नहीं है। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात भी क्या है? बिल्कुल गलत है। फेडरेशन की बात की गई है, यानी दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? गलत हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखते हैं वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। यह पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं कर सकता। यह राजकोषीय संघवाद का समर्थन करता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं, नहीं होती हैं। यह पंचायतों की वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं कर सकता है, कर सकता है, ये भी गलत है। यह राजकोषीय संघवाद का समर्थन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात सही है? केवल सी ऑप्शन हमारा क्या होगा?
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बी। भारत के जल संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश में पुनः पूर्ति योग्य रिप्लेनिसेबल कुल भूजल संसाधन 433 घन किलोमीटर है, ये बात बिल्कुल सही है। उड़ीसा केरल में भूजल उपयोग बहुत अधिक होता है, ये बात गलत है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक भूजल का उपयोग तमिलनाडु में होता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार वर्ष 2015 में जल क्रांति अभियान शुरू किया था, ये भी बात सही है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें भूजल की क्षमता, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में सबसे कम भूजल का प्रयोग किया जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में सर्वाधिक भूजल का प्रयोग किया जाता है। किसमें होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित संविधान की विशेषताएं और देश से ग्रहण की गई हैं। द्विसदनीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से की गई है। राजनीति निदेशकता तो आयरलैंड से किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कनाडा से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें द्विसदनीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये हमने किससे लिया था? इंग्लैंड से लिया था। किससे मित्रों? इंग्लैंड से। पहला गलत। राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड से ही लिए थे। मौलिक कर्तव्य कनाडा से नहीं, यूएसएसआर से लिए थे। किससे लिए थे? यूएसएसआर से लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने किससे लिया था? साउथ अफ्रीका से ही लिया था। यानी कितने सुमेलित हैं? 2 युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं 19 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट क्या है? लैंडलॉर्ड पोर्ट के अंतर बनने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सा बंदरगाह बना है लैंडलॉर्ड पोर्ट, ठीक है, तो ये बंदरगाह बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी न्यू सोवा महाराष्ट्र का। अब बात आती है लैंडलॉर्ड पोर्ट क्या होता है। तो मित्रों लैंडलॉर्ड पोर्ट ऐसा बंदरगाह होता है जिसका संचालन करने की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास होती है। किसके पास होती है? निजी कंपनी के पास कार्गो हैंडलिंग की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने को राहत देने की शक्ति निहित है। यह ऐसे मामलों को जांच कर सकता है जिसे घटित किए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो मित्रों ये तीनों बातें क्या हैं? केवल भारतीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। वो मुख्य न्यायाधीश होना मैंडेटरी नहीं है, यानी मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति निहित है, ये भी शक्ति निहित नहीं है। ये ऐसे मामलों की जांच कर सकता है जो 1 वर्ष से अधिक के समय में हों। तो यदि हम बात करें तो घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। क्या? 1 वर्ष से के भीतर। यानी तीनों बातें क्या हैं? हमारी गलत हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची दोनों के अंतर्गत नहीं आता है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक और लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो हमारे संविधान के दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 निम्न भारत की जैव विविधता अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये मित्रों जारी की गई है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी योजना लघु बचत योजना का हिस्सा नहीं है? कौन सी योजना लघु बचत योजना का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमाण, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है मित्रों आपकी कौन सी? उपरोक्त में से कोई भी लघु बचत योजना के अंतर्गत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्या कह रहा है 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकल नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक सदनीय विधायिका। उपरोक्त में विशेषताओं में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की संघीय विशेषताएं हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर संघीय विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, संघीय विशेषता है संविधान की कठोरता, संघीय विशेषता है और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय विशेषताएं हैं। जबकि एकल नागरिकता और एक सदनीय विशेषता संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी आपकी कौन सी ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं 25 क्या कह रहा है। भारतीय वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो AFSIB निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। किसका? बैंक बोर्ड ब्यूरो, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण RBI, मौद्रिक समिति, भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड। तो ये लिया है बैंक बोर्ड ब्यूरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो तजाकिस्तान से साथ कौन सीमा साझा करते हैं? ये जरा देखें तो ये हैं हमारे कौन कौन से देश जो करते हैं सीमा साझा। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कौन? तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों तजाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जबकि किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान सीमा साझा नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं? 7वीं, 12वीं, 11वीं और 9वीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी अनुसूची है, तो ये है आपकी मित्रों कौन सी? 12वीं अनुसूची। कौन सी मित्रों? 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में कौन सी बात सही है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये देश है मित्रों कौन सा? लताविया, लिथुआनिया और रूस। तो रूस साझा करता है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया साझा नहीं करता है, जबकि यहाँ पर रूस और यूक्रेन साझा करता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कजाकिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है, सही है। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय घोषित किया गया है। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कलात्मक वाला हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं आता है, ऐतिहासिक रुचि के स्मारकें भी नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये है, वनों झीलों की रक्षा करना ये भी है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बॉम्बे विश्वविद्यालय बॉम्बे विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने आधुनिक भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तो यहाँ पे ये दोनों बातें क्या है मित्रों? दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों में निहित होती हैं। समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच विरोधाभास की स्थिति में समवर्ती सूची को वरीयता मिलेगी। इनमें से कौन सा सही
नहीं है। तो मित्रों इनमें से अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास नहीं, किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास। ये गलत है, जबकि दूसरा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? एक सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं क्या कह रहा है। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी? ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल एक ही कथन सही है और वो कथन है आपका तीसरा। कौन सा कथन सही है? तीसरा। बाकी ये दोनों कथन क्या है? हमारे गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू, क्या अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में विचार करना। यह मन्यम विद्रोह के नेता थे जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था। ठीक है। वे गांधी जी की खादी के विचार के विरोध में थे और जो उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में केवल बल प्रयोग से ही आज़ादी का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि इनके बारे में बात करें तो वो गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित थे। क्या थे? प्रेरित थे। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है मित्रों? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में खबरों में देखा गया है पसमानदा समुदाय, क्या है पसमानदा समुदाय मित्रों? हाल ही में नामित विशेष समूह से कमजोर जनजातीय समूह, अनुसूचित जाति के हिंदुओं की एक करीबी संगठित समुदाय जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, शूद्र, पिछड़े और अति शूद्र दलित जातियों से संबंधित मुसलमानों के संदर्भित करता है। यही बात बिल्कुल सही है। पसमानदा समुदाय यही है आपका, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निर्वाचन आयोग के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त CEE चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों को असमान शक्ति प्राप्त है। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो बात करते हैं, ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं। वैसे फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर? ECEC उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्तों का हकदार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चीफ इलेक्शन कमीशन 6 साल की अवधि या 65 साल की आयु पर निर्धारण करता है। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो जो गलत बातें हैं, तो मित्रों गलत बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के असमान शक्तियाँ नहीं, असमान शक्तियाँ नहीं है। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है, संसद द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अन्य निर्वाचन है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त जो समय समय पर कौन तय करता है? ये संसद तय नहीं करता है, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं। यानी दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। 3 और 4 क्या हैं? हमारे सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के तहत मुख्य आयाम नहीं है? देखते हैं कौन सा मुख्य आयाम नहीं है। सार्थिक भागीदारी, सामाजिक उत्थान, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंतरिक लैंगिक अंतराल सूचकांक के तहत एक प्रमुख आयाम नहीं है? तो वो मित्रों है हमारा कौन सा? वो है सामाजिक उत्थान, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में श्रीनगर में किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? स्वामी रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, राजा अशोक। तो ये किया गया है किसके सहायता से? ये किया गया है स्वामी रामानुजाचार्य की सहायता से। नेक्स्ट 39। मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार जरा। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया। मार्शल लॉ के संचालन के दौरान सैन्य अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने की असामान्य शक्तियों को निहित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सी सही हैं? तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है मित्रों,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मानगढ़ पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह पहाड़ी राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित है, ठीक है, जिसे आदिवासी जलियांवाला बाग नाम से भी जानते हैं। इसका ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ धनका जनजाति का नेतृत्व विद्रोह के स्थान पर ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जनजाति जलियांवाला गुजरात राजस्थान सीमा पर ही स्थित है, ठीक है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ धनका जनजाति। तो यहाँ पर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ जिस जनजाति ने विद्रोह किया था तो वो ब्रिटिश सेना के विरोध में सभा कर रहे थे, जिसका नेतृत्व गोविंद सिंह गुरु कर रहे थे। उनके नेता थे, 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये भील जनजाति से संबंधित है, धनका जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। तो कौन सा गलत है, 2 ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? तो ये है आपकी पर्वतीय कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। ये है भूमध्य सागरीय कृषि। गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण संदर्भ में निम्नलिखित और अनुच्छेद 22 के पहले भाग के तहत विदेशी निर्वासन को गिरफ्तार नहीं आती है गिरफ्तारी, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के बारे में व्याख्या न करे तो व्यक्ति हिरासत में 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। फसल हैं और उनके प्रकार हैं, तो बताना है कौन सी फसल किस प्रकार के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले ज्वार के बारे में बात आ रही है। तो ज्वार रबी की फसल है। तो मित्रों, ज्वार की अगर फसल के बारे में बात करें तो ये खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की फसल है, ठीक है। चारा खरीफ की फसल। चारे के बारे में अगर हम बात करें तो चारा मित्रों किसकी फसल है, चारा हमारी जायद की फसल है। किसकी है मित्रों, जायद की फसल। और सरसों के बारे में बात करें तो सरसों किसकी फसल है मित्रों, सरसों हमारी रबी की फसल है। किसकी है मित्रों, रबी की फसल है। और जौ के बारे में अगर बात करें तो जौ हमारी किसकी फसल है, रबी की फसल है, यानी जौ हमारा सही है और बाकी तीनों हमारे क्या हैं, गलत हैं। निम्नलिखित युग्मों में कितने सही नहीं हैं, यानी 3 युग्म सही नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। केवल 2 युग्म सही नहीं हैं। कौन से 2 हैं, सरसों ज्वार। चारा किसकी फसल हो रहा है, चारा मित्रों हो रहा है हमारा खरीफ की फसल। जून से सितंबर खेती की जाती है किसकी, खरीफ की, जून से सितंबर। तो खरीफ है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। रबी अक्टूबर से मार्च। तो गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, ज्वार और जौ। तो ज्वार भी इसमें कंप्लीट की जा रही है। तो ज्वार हमारी दोनों में आ रही है। किस में आ रही है, दोनों में आ रही है, ठीक है। ज्वार हमारी किस में मित्रों, दोनों प्रकार की फसलों में आएगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा मित्रों, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं क्या कह रहा है, 44 सॉरी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक वैधानिक निकाय है। सीबीआई का गठन संथानम समिति द्वारा किया गया था। दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त हैं। सीबीआई भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बाकी 2, 3, 4 सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। उड़ीसा के मयूरभंज में व्यंजन काई चटनी एक प्रकार की चींटियों से तैयार की जाती है, जिन्हें कैस के नाम से जाना जाता है। बात सही है। इनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना गया है। बिल्कुल बात सही है। काई चटनी का उपयोग दाद और अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने में किया जाता है। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात घटना का क्षेत्र हरिकेन, प्रशांत महासागर, बिलिबिली, पश्चिमी अर्जेंटीना, टॉर्नेडो
अटलांटिक महासागर, टाइफून, दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पे कौन से सही सुमेलित हैं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर मित्रों कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका हरिकेन प्रशांत, पश्चिमी प्रशांत सागर में है, ये हमारा क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, हरिकेन हमारा सही सुमेलित है। अगर विली विली के बारे में बात करें तो मित्रों विली विली हमारा कहाँ पर हुआ था, विली विली हमारा दक्षिणी चीन सागर में हुआ था, टेर्नो टाइफून के अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और पश्चिमी अर्जेंटीना में हमारा टॉर्नेडो। ठीक, ये आपका टाइफून हो गया, बिली बिली दक्षिणी चीन सागर, सॉरी अटलांटिक, और टॉर्नेडो दक्षिणी चीन सागर, यानी केवल एक सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, देखते हैं 47 क्या कह रहा है। भारत में चाय की खेती 1840 के दशक में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। सही है। चाय की कुल शस्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 53.2% है। नहीं है। पश्चिम बंगाल का अगर हिस्से के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा कम है, जबकि ये हिस्सा किसका है, असम का है। ठीक है, 53.2%। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में ही है। ये बात बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संविधान अधिनियम द्वारा 9B को शामिल किया गया। संसद सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान करता है। एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है। तो मित्रों अगर हम बात करें, पहले अनुच्छेद को छोड़कर सारे अनुच्छेद बातें क्या की गई हैं, गलत हैं। ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी 1, 3, 4 गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये संशोधन कौन सा था, तो 2011 में ये 97वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 97वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंगों की दिशा समानांतर में कंपन करती हैं। क्या करती हैं, कंपन करती हैं। एस तरंग छाया क्षेत्र में पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत होती हैं। कौन सा इसमें से कथन सही है, अधिक विस्तृत होता है। 2 हमारा सही है, पहला हमारा गलत है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास। हाल ही में चर्चा में रहा 223023 दूनागिरी है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत बनाया गया जहाज, स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमान या मानव रहित UAV। तो ये है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के अंतर्गत बनाया गया एक जहाज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर और देखते हैं 51 क्या कह रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1901-21 की अवधि में जनसंख्या घातीय वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 21 से 51 में दशकों की जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 51 से 81 के बीच दशकों को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि में कहा गया है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट ही हमारा सही है। 51-81 के बीच दशकों में भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, क्योंकि तेजी से वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, नहीं। प्रधानमंत्री करता है। शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। उपाध्यक्ष कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। ये भी बात गलत। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, सचिव का नहीं। किसका, मंत्री का। यानी ऑप्शन में तीनों गलत हैं हमारी, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। खनन और प्रमुख खनिज। खनन है और प्रमुख खनिज के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं कौन सा युग्म हमारा यहाँ पर सही है।
कॉर्पोट मैग्नीज, ये सही सुमेलित हैं, 3 सही सुमेलित हैं, 2 सही से। ठीक है। वेला डीला लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, सही है। सिंगरेनी के बारे में बात करें, तांबा नहीं, ये किसके बारे में है, ये कोयला के लिए जाना जाता है। रानीगंज कोयला के लिए, कॉर्पोट मैग्नीज के लिए। तो कितने सही सुमेलित हैं, 3 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का भार पृथ्वी पर प्रति में सबसे कम प्रतिशत है? तो यदि हम बात करें किसका भार सबसे कम प्रतिशत है, तो ये है कैल्शियम का भार सबसे कम प्रतिशत है। अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करें तो ये है 3.63। कितना है, 3.63। सिलिकॉन के बारे में बात करें तो 27.72। एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो ये है हमारा 8.13। और लोहे के बारे में बात करें तो ये हमारा कितना, 5.00%। ठीक है, तो सबसे कम क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, देखते हैं क्या कह रहा है 55। बोधायन शुल्ब सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण वैदिक युग से आता है, अतः इसे विकर्ण नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विकर्ण नियम पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। ठीक है, विकर्ण नियम क्या, पाइथागोरस प्रमेय के संदर्भ में नहीं कहा जाता है। ठीक है, शूल्ब सूत्रों में पाइथागोरस के संदर्भ में बताया गया है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा अग्नि अनुष्ठानों यज्ञों से संदर्भित है, और ये पुराना बोधायन शुल्ब सूत्र है। यानी पहला ऑप्शन सही है, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और देखते हैं 56 क्या कह रहा है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, ओके। राज महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। उन सभी विशेषाधिकारों को उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, जबकि अगर हम पहले की बात करें तो वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। क्या रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, 2, 3 सही हैं, तो केवल सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किल स्विच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित होते हैं। किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकने या किसी आपात स्थिति में मशीनरी बंद करने में होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये ज़्यादातर हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विभिन्न स्तरों में विधिक सेवा प्राधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि पहली बात गलत है, और तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के संबंध में विचार करना है। तजाकिस्तान और तुर्की INSTC के पर्यवेक्षक देश नहीं हैं। INSTC परियोजना पर मूल रूप से भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहमति व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों, पूर्णतः गलत हैं। INST पर्यवेक्षक देश का दर्जा तजाकिस्तान और तुर्की को नहीं दिया गया है। ठीक है, तजाकिस्तान और तुर्की को INST में पर्यवेक्षक देश तो अगर हम पर्यवेक्षक देश के बारे में बात करें तो ये दोनों पर्यवेक्षक देश नहीं हैं। दूसरा, पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान INST के समझौते के पक्षकार नहीं हैं।
ठीक है। और यदि हम दूसरी बात करें कि भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस की माल ढुलाई के मामले में ये बात की गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास और भागीदारी देश के बारे में बात की गई है? तो सबसे पहले जहर उल बहर, इसके बारे में बात करें तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच बात की गई है, जबकि ये जहर उल बहर ये भारत और कतर के बीच है। किसके बीच? भारत और कतर के बीच। अजय वॉरियर के बारे में बात करें तो मित्रों, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच है, ये सही है। अल मुहद अल हिंदी के बारे में बात करें तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच है। किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच। तो ऑप्शन ये भी हमारा गलत है, एक भी हमारा गलत है, केवल एक सही है। तो इसमें कौन सा केवल एक युग्म सही होगा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है 61? किस इमारत को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया जा सकता है? किसी इमारत को किसको किया जा सकता है, ज़रा उसे देखते हैं। किसको कर सकते हैं? पहला, राज्य विधानसभा, विदेश में भारतीयों के राजनयिक मिशन का परिसर, भारत में प्रमुखों की मान्यता, देशों के निवास, विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की इमारतों में प्रवेश द्वार पर। तो राष्ट्रीय स्मारक के बारे में बात करें तो इन सभी क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, देखते हैं 62 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण 57 के बाद किया गया? आंध्र, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो ठीक है, तो बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का किया गया है 2000 में, नागालैंड का किया गया है 71 में, महाराष्ट्र का किया गया है 56 में, जबकि आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार ऑलरेडी थे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गोल 2.0 परियोजना संयुक्त रूप से मेटा, पूर्व में फेसबुक और द्वारा लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर बात करें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहे हैं 64? जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 252 में तहत किया गया है? नहीं है। केंद्रीय राजस्व परिषद पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी अध्यक्ष अस्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार होता है। तो यदि हम बात करें तो उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा ये गलत होगा। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन हमारा 2 और 3 ही सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं क्या बोल रहा है। पीठमय मृदा निम्न वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होती है। पीठमय मृदा बिहार के उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। वन मृदाओं घाटी किनारों दोमट और बलुई होती हुई ऊपरी ढालों में होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन है हमारा 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। जरा देखते हैं 12U2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता है। I2U2 की स्थापना ओस्लो समझौते के अनुसरण में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है हमारा केवल एक, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधानों को ये कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है बात। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? देखते हैं। निम्नलिखित 1858 के अधिनियम से विचार कीजिए। इसे द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त किया, सही बात है। इसने भारत में राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य कर्नाटक में विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार हैं। किसमें? कर्नाटक में। ये बात सही है या गलत?
ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। यूरेनियम के निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है, ये बात भी गलत है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित एक भूतापीय ऊर्जा से, ये बात सही है। भारत में पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भूजल आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है, जिसमें एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। निम्नगत तट, घाटियाँ, कैनियंस, प्रवाल भित्ति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे प्रवाल द्वीप सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71? पैग्माटाइट और ज्वालामुखीय ब्रोसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। पिंडा शिला और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पैग्माटाइट, ज्वालामुखी, ब्रोसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये कायांतरित आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। किसके हैं? आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं, और ये अवसादी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? 2 ऑप्शन हमारा सही होगा। ये आपकी कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानों के प्रकार, यानी केवल कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बात की गई है, तो आपका ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं हाल ही में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस के पहल का हिस्सा नहीं था? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जर्मनी। तो वो देश है हमारा जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट है 73। हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। क्या केरल में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? ये बात क्या है मित्रों? गलत है। हाथियों में गर्भावस्था को गर्भधारण करने की अवधि सभी स्तनधारियों की तुलना में सर्वाधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम हाथियों की संख्या के बारे में बात करें तो सबसे अधिक हाथी कहाँ पर हैं? सबसे अधिक हाथी हमारे कर्नाटक में हैं। कहाँ पर मित्रों? कर्नाटक में हैं। और यदि इनके गर्भकाल के बारे में बात करें तो इनका गर्भकाल 680 दिन यानी 22 माह तक होता है। ठीक है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, केवल 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। मिशन वात्सल्य में क्या है? इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? पूर्णतः गलत है। यदि इस विचार किया जाए तो ये किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वात्सल्य योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित कर रही है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी दोनों बातें गलत हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। कुष्ठ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवकीय रोग है, इसे हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। क्लोफाजीमाइन एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए उपयोग में की जाती है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? क्लोफाजीमाइन एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग से उपचार के लिए उपयोग में की जाती है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है, इससे बात करनी है। तो यदि हम कुष्ठ रोग के संबंध में बात करें तो यहाँ पर इसे हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कवकीय रोग नहीं, ये बैक्टीरियाई रोग है, ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, और यदि हम बात करें क्लज्मा एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल क्रिस्टलीय स्केडियम नाइट्राइट SCN का सही गुण है? अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम, या परावैंगनी किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम, या रेडियो तरंगों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम, या एक्स किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर केवल ये बात सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं अवरक्त किरणों वाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट जिसमें असंतत निचली पहाड़ियां शामिल हैं, पश्चिमी घाट को कर्नाटक और इलायची कार्डमम पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर मित्रों आपका पूर्वी घाट असंतत और निचली पहाड़ियों में शामिल है। पश्चिमी घाट कर्नाटक में इलायची कार्डमम पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये कर्नाटक में नहीं, कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पर स्थित हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित पर विचार करिए। ब्रैडेट नेस्टल्स, गुम्फित सरिता, हिमोड, स्टेग्नोलेगमाइट, घोलरुंद्र और घाटियाँ उपरोक्त भू आकृति के रूप में निक्षेपण के स्थल रूपों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारे हैं गुम्फित सरिता, हिमोड और स्टेलेग्माइट भू आकृतिक रूपों में से निक्षेपणों के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 79। निम्नलिखित में से कौन सा मेटावर्स संभावित अनुप्रयोग है? ई कॉमर्स, वर्चुअल टूरिज्म, शिक्षण अधिगम और स्वस्थ देखभाल। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके मेटावर्स अब संभावित अनुप्रयोग हैं। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन भागों में पाया जाता है जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी स्टेटमेंट सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्टेशन है? भादला सोलर पार्क, पावगढ़ सोलर पार्क, कुरनूल सोलर पार्क या रामगुंडम? तो रामागुंडम तेलंगाना का सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाइयों के साथ घटती जाती है। रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे शुष्क ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प की वायु की मात्रा रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है। जलवाष्प वायु की स्थिरता में भी योगदान देती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर बात करें तो जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है। नहीं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है। बाकी 1, 2, 4 हमारे सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्लाउड सीडिंग तकनीक के संदर्भ में विचार करना है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। वर्षा के लिए संघनन या आर्द्रता ग्राही नाभिक आवश्यक है। क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों की उपस्थिति आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारे कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका पौधों में MADS27 जीन द्वारा निभाई जाती है? यह नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है, यह जड़ के विकास में मदद करता है, यह तनाव सहने में की क्षमता में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। नीचे दिए गए कूट के उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2, 3, केवल 4, 1 और 3, केवल 1। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर मित्रों जो बात है वो हमारी उपरोक्त में से तीनों बातें क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रत्यक्ष धान बीजारोपण तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में बुवाई की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? सीधे खेतों में बुवाई, और पौधे की बुवाई के पहले रुपाई और नर्सरी की तैयार करने की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है। बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता की उत्तरदायी नहीं है? पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा, इसके प्रक्षेपण स्थल का विन्यास, सूर्य किरणों का झुकाव और दिन की लंबाई। तो यहाँ पर कौन सा सही है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे BPL में रहने वाले प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं। झारखंड में BPL में रहने वाली प्रतिशतता सबसे अधिक है। यहाँ झारखंड में नहीं,
छत्तीसगढ़ में ये प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर मित्रों? छत्तीसगढ़ में। और यदि हम महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में नहीं, कहाँ पर है? राजस्थान में है। यानी कौन सा ऑप्शन गलत है? केवल दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत का संघ पद भारत के क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेटे है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को सभी मौलिक अधिकारों उन्मुक्ति प्रदान करता है। यह है कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर भारत के संघ का पद ज़्यादा अर्थ समेटे है, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। क्योंकि यह पद ज़्यादा अर्थ समेटे है कि भारत संघ का पद भारत क्षेत्र से तुलना में ज़्यादा अर्थ समेटा है, तो भारत क्षेत्र संघ की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेटे हुए हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम है, बिल्कुल सही है। यह केवल जल प्रधान फल है, नहीं, यह जल प्रधान फल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, देखते हैं 90 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भौगोलिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास एकाधिक टाइम जोन नहीं है। फ्रांस दुनिया में भर में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। इस उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो फ्रांस दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है, ये बात बिल्कुल सही है, जबकि पहली बात हमारी गलत है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा हैं टाइम जोन, जहां 12 टाइम जोन हैं। कितने हैं? 12 टाइम जोन फ्रांस देश के पास है मित्रों। रूस और अमेरिका, यहाँ पर आपके दिमाग में रूस और यूएसए होगा, तो अगर हम बात करें रूस और यूएसए के पास कितने टाइम जोन हैं? 11 टाइम जोन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास और देखते हैं 91 क्या कह रहा है हम लोगों से। वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉरियोलिस बल दबाव प्रवणता समानांतर कार्य करता है। कॉरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु दाहिनी ओर तरफ विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात वायु की दिशा पैटर्न वामावर्त होता है। तो यहाँ पर ये बात गलत दोनों हैं, क्योंकि ये दाईं नहीं बाईं ओर होती है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी गलत, कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर कार्य नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात वायु की दिशा को पैटर्न करता है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में विचार करना है। यह परावैंगनी किरण दूरबीन है, सही बात है। ये नासा, यूरोपीय, कनाडाई और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग से माध्यम से बनाई जा रही है, तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जेम्स वेब के बारे में अगर हम बात करें तो ये 6.5 मीटर युक्त एक इंफ्रारेड, कौन सी है मित्रों? इंफ्रारेड दूरबीन है। ठीक है, कौन सी है? नासा, ईसा और कनाडाई, यहाँ पे रशियन अंतरिक्ष एजेंसी शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रबड़ के बारे में सही है? यह भूमध्य सागरीय फसल है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसकी इष्टतम वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह समृद्ध जलोढ़ मृदा के रूप में अच्छी तरह से बढ़ता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके बताइए। तो यहाँ पर ये जो बातें की गई हैं ये सही है और ये सही है, जबकि दूसरी बात हमारी क्या है? गलत है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं सतलज नदी के संबंध में। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है? नहीं, सबसे लंबी तो ये है। नेक्स्ट, लोहरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ये दोनों बातें सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं भू आकृति प्रक्रियाओं के संबंध में कथनों में कौन सा सही नहीं है। ज्वालामुखी अंतर्जातीय प्रक्रिया का एक उदाहरण है। सभी बहिर्जातीय प्रक्रियाएं आच्छादन भी कहलाती हैं। पटल विरूपण बहिर्जनिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। 96, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय सवाना उत्तरी मध्य क्षेत्र में है। कहाँ पर है? उत्तरी मध्य क्षेत्र में। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म वाला क्षेत्र
तो ये अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश मानसून, तो शुष्क ग्रीष्म वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, क्या, कोरोमंडल तट, ठीक है। शुष्क शीत क्षेत्र के बारे में बात करें, शुष्क शीत क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान नहीं, पूर्वी राजस्थान आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्ध शुष्क स्टेपी के बारे में तो ये आपका पंजाब, पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी गुजरात और राजस्थान का आता है, ये सही सुमेलित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना के बारे में बात करें, उष्णकटिबंधीय सवाना तो ये मित्रों आपका है प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत, कौन सा सही है, चौथा सही है, केवल एक युग्म हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 सेंट्रल गवर्नेंस को शेरपाओं की एक अनूठी प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। G20 में विश्व बैंक और यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर G20 विश्व बैंक और यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत है, केवल पहली बात हमारी सही है और इसमें गलत बात पूछी है तो बी हमारी गलत बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर और देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदन क्षय प्रक्रिया, क्या, मृदन क्षय प्रक्रिया, ठीक है। मृदा आमतौर पर खड़ी छाल और मोटी होती हैं, सपाट ढालों में पतली छिछली होती है, कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, सही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, केवल 13 देश हैं जहां जंगलों में अभी भी बाघ पाए जाते हैं जिन्हें टाइगर रेंज कंट्री कहा जाता है। निम्नलिखित उन देशों में सही समूह की पहचान कीजिए जो इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो इस श्रेणी का हिस्से के बारे में बात करें, भारत, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर टाइगर हैं, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी टाइगर हैं, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पर टाइगर नहीं हैं, क्योंकि रूस, थाईलैंड, वियतनाम में टाइगर हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है विचार, गुजरात दक्षिण में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। भारत के कुछ भागों में जयंतिया पहाड़ियों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है, दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो मित्रों इस तरह हमने आज दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या कौन सा लगाया है, आज मित्रों हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 7 लगाया है, ठीक है। तो इसके बाद शीघ्र ही अन्य पेपर भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ मित्रों हमारी टीम एक एग्ज़ाम लेकर और आ रही है जिसका पैटर्न हाल ही में कुछ री एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उससे संबंधित सूचना शीघ्र ही हमारे YouTube चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो तब तक आप UPSC की अच्छी तरह पेपर जिनका है वो अच्छी तरह रिवाइज़ करें और बार बार रिवाइज़ करें और पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज़ करें और ये मॉडल टेस्ट पेपर अपना मैच करके सॉल्व करें। ओके मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।